गुड आफ्टरनून मैम। मेरी आवाज नहीं ऑडिबल है ना? एक सेकेंड, मेरी आवाज ऑडिबल है? यस मैम। ठीक है, एक आध मिनट देखते हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है ज्वाइन करने में बच्चों को। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में एचआर प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग पढ़ रहे थे। मैन पावर प्लानिंग मेरे ख्याल से खत्म हो गया था। कुछ एक पॉइंट बच गया था, इफेक्टिव मैन पावर प्लानिंग, है ना? यस मैम। आपके पास नोट्स मैंने भेज दिया था। यस अच्छा मैम। ठीक है, तो इफेक्टिव मैन पावर प्लानिंग कब हो सकता है? ठीक है ना, किस कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि ये इफेक्टिव मैन पावर प्लानिंग है? सबसे पहला क्या होना चाहिए कि मैंने आपको, ये भी मेरे ख्याल से खत्म हो चुका था, ये एक बार मुझे आपने बताना। पीडीएफ जो ऑब्जेक्टिव, भेजा, यस मैम, ऑब्जेक्टिव हो गया था। हाँ हो गया था ना कि ऑब्जेक्टिव्स फिट इनटू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो एचआर ऑब्जेक्टिव्स है उसको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में फिट होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे इफेक्टिव मैन पावर प्लानिंग। सेकंड था, टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट मिलना चाहिए उस प्लानिंग को। टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर वो टॉप मैनेजमेंट से सपोर्टेड रहेगा तो फिर वो आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो कोई भी टॉप लेवल मैनेजमेंट उनका कंसेंट होना जरूरी है। वैसे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को, यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को बनाते समय आपको आपके टॉप मैनेजमेंट का कंसेंट लेना और या फिर उनकी सहमति होनी जरूरत है। तभी तो वो जब समय समय पर जब भी आपको बजट या किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होगी तो वो कोई टूल्स, कोई मशीन, किसी भी चीज का रिक्वायरमेंट होगा तो वो आपको प्रोवाइड करा पाएंगे। थर्ड था एम्प्लॉय स्किल्स इन्वेंट्री। एम्प्लॉय स्किल्स इन्वेंट्री यानी कि एम्प्लॉय स्किल्स इन्वेंट्री भी अगर आपके पास है तो भी आप क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव मैन पावर प्लानिंग कर सकते हैं। कैसे? द प्लान मस्ट मीट द चेंजिंग नीड्स, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अपडेटेड डेटा। जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास जो डेटा होना चाहिए वो अपडेटेड होना चाहिए। किस चीज का? करेंट जॉब टेन्योर क्या है, कितना उनके पास एजुकेशन है, किस तरीके का ट्रेनिंग है, कितना क्वालिफिकेशन है, क्या स्पेसिफिक नॉलेज है, इन सब चीज का। क्योंकि आपके पास अगर इन्वेंट्री रहेगा तो आपको पता रहेगा कि फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को आप कैसे फुलफिल कर सकते हैं। समझ में आया? यस मैम। एम्प्लॉयज के इन्वेंट्री। नाउ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सब हो चुका था। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब है कि एक स्टैब्लिश्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए हर एक डिपार्टमेंट, हर एक ब्रांच के बीच में, जहां से आपको पता चलेगा कि कितने लोगों की वैकेंसी क्रिएट हुई है, किस ब्रांच में वैकेंसी क्रिएट हुई है, कहाँ पर एक्सेस है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक जगह अगर आईटी का रहेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज का एक जगह, तो वहां से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं या दूसरी जगह भेज सकते हैं। इस तरीके से आप दूसरे ब्रांचेज या दूसरे डिपार्टमेंट के रिक्वायरमेंट को समझ सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो हर बार आपको हर ब्रांच में जा जाकर पता करना पड़े। एक आईटी सिस्टम है, कहाँ कितना ट्रांसफर हुआ, कितना प्रमोशन हुआ, वो आपको पता रहेगा। ठीक है, यस इस मैम। सिस्टम के थ्रू। राइट, जैसे आपका एक अटेंडेंस का कंसोलिडेटेड सिस्टम है तो पता चलता है ना कि हर मंथ में किस बच्चे का कितना अटेंडेंस है। लाइकवाइज एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए जिससे पूरे हर जगह के एचआर को, या फिर जो नॉर्मली एचआर होते हैं वो हेडक्वार्टर्स में होते हैं, तो बाकी जगह जो उनके ब्रांचेज है वहां पर क्या चल रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वैकेंसी है, उसका उनको वहां पे पता चलता रहेगा। एंड कोऑर्डिनेशन था, ए सेपरेट एचआर प्लानिंग मस्ट बी क्रिएटेड टू कोऑर्डिनेट एचआर प्लानिंग एक्सरसाइज एट वेरियस लेवल। एकदम से अलग होना चाहिए। ये नहीं है कि जो नेशनल प्लान है उसी से हमारा काम चल जाएगा। हमारा अपना भी एक एचआर प्लान अलग से होना चाहिए जिसके थ्रू हम अपना प्रमोशन, अपना अप्रेजल, अपना ट्रेनिंग, अपना ह्यूमन रिसोर्स का रिटेंशन पॉलिसीज वगैरह क्रिएट कर सके। क्लियर? ये सारे इफेक्टिव एचआर प्लानिंग का आउटकम होना चाहिए। ठीक है, यस मैम। अब हम नेक्स्ट है आपका, ये मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुआ होगा, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हामिद, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है ह्यूमन, वो है जॉब एनालिसिस। ठीक है ना, जॉब एनालिसिस के बाद आएगा रिक्रूटमेंट और उसके बाद आएगा सिलेक्शन। लेकिन सिंस आपको हर एक चीज बहुत डिटेल में पढ़ना है तो पहले हम जॉब एनालिसिस देख लेते हैं। यस मैम। एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, देख। दिख रहा है आपको यस मैम। स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, अब जॉब एनालिसिस क्या है मैंने बताया हुआ, हमें तुम मुझे थोड़ा सा बताओ कि क्या है जॉब एनालिसिस।
मैम डिटेल मालूम होता करना पड़ता है जॉब के एनालिसिस, मतलब जॉब में क्या सिस्टम वाइज है जॉब का, जैसे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जॉब के में क्या क्या करना है नहीं करना है, वो हाँ ड्यूटीज बिल्कुल, जॉब मतलब एनालिसिस। हाँ, जॉब एनालिसिस एक्चुअली क्या होता है कि जॉब को स्टडी करना, स्टडी एकदम करना। जॉब एनालिसिस फॉर्मल एंड डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ जॉब। देखो फर्स्ट लाइन ही लिखा है क्या है ये, कि डिटेल्ड और डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ जॉब होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा आपको उस डिटेल। जॉब में क्या क्या करना पड़ना, हाँ पूरा सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी अगर आप ब्रांच मैनेजर बनते हैं तो एज ए ब्रांच मैनेजर आपकी क्या क्या ड्यूटी रहेगी। अब कोई भी इसमें क्या होना चाहिए कि छूट नहीं जाना चाहिए, एकदम क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या क्या ड्यूटीज रहेगी, ड्यूटीज। आपको क्या क्या करना पड़ सकता है। जब आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि आपको क्या क्या करना पड़ सकता है तो क्या होगा, तो आप उसका डिटेल्ड बनाएंगे। फिर आप जो वैकेंसी क्रिएट करेंगे या कुछ भी क्रिएट करेंगे उसमें आपको पता रहेगा कि हमारे जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये उसको काम करना पड़ेगा, तो जो आदमी उसमें क्या क्या चीज होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यस मैम। तो उसके बाद क्या होगा कि आपके पास एक टास्क का क्लियर कट डेटा रहेगा जब आप वैकेंसी निकालिएगा, या फिर जब रिक्रूटमेंट करेंगे तो आपके पास एकदम से ओवरऑल एजेंडा रहेगा कि इसमें क्या करना है। यस राइट? मैम। यस मैम। ठीक है। यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस। अब इस जॉब एनालिसिस को हम कैसे यूज कर सकते हैं? जॉब एनालिसिस को एक तो मैंने बताया कि रिक्रूटमेंट में ये आपके लिए हेल्पफुल होता है कि आपको पता चलेगा कि ये डेजिग्नेशन है, स्टोर मैनेजर का डेजिग्नेशन है, ब्रांच हेड का डेजिग्नेशन है, इस ब्रांच हेड को क्या क्या करना पड़ेगा ये डिटेल आपके पास ऑलरेडी है। तो अब सबसे पहला तो आपको इसका मदद रिक्रूटमेंट में मिलेगा, लेकिन रिक्रूटमेंट के अलावा भी कहाँ कहाँ मदद मिलेगा वो देखो। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में कैसे पता चलेगा, आप इसके बेसिस पर फोरकास्ट कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट कि किस तरीके का ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। जो आप नया रिक्वायरमेंट करेंगे उसमें उसका नॉलेज कितना, उसके पास क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या उसके पास स्किल होना चाहिए, कितना टैलेंट होना चाहिए, उसी के बेसिस पर तो आप करेंगे ना। यस मैम। हम्म। यस मैम। तो आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हेल्प मिलेगा जॉब एनालिसिस के बाद कि हमारे जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट होंगे ये पर्टिकुलर डिवीजन में होंगे, इस पर्टिकुलर नॉलेज ग्रुप का चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास जो बैकग्राउंड है वो ये स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। जब ये सब हमारा क्लियर रहता है तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग फर्दर अच्छे से हो पाता है और हम इजिली लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। लैटरल और वर्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन जॉब्स। लैटरल एंड वर्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन जॉब्स का कुछ मतलब समझ में आ रहा है हमें? मैम। यस मैम। लेटरल और क्या? लैटरल या फिर वर्टिकल, वर्टिकल रिलेशनशिप ऑफ जॉब्स। मैम वर्टिकल ट्रांसफर तो बताया था आपने, और हाँ, हॉरिजॉन्टल तो ट्रांसफर। वैसे ही है ये रिलेशनशिप है। मतलब क्या है ये लैटरल और वर्टिकल? मतलब क्या होता है कि ये जिस पोजीशन के लिए आपको हायरिंग करनी है उसका है कि क्या उसका लैटरल और वर्टिकल, मतलब उसके ऊपर, वर्टिकल मतलब ऊपर, ऊपर कौन कौन उसके बॉस है, ठीक है, यस ऊपर उसके कौन कौन से बॉस है, किस किस से उसको काम होगा। और वर्टिकली, वर्टिकली मतलब उसी लेवल के और कौन कौन से लोग हैं, किनसे उनको और ही जानकारियां मिल सकती है उस काम को करने के लिए, काम वो कर सकते हैं वगैरह, आपको पता चल पाएगा। ठीक है। मैम। यस मैम। हाँ, तो ये होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आपको जॉब एनालिसिस मदद करेगा। जॉब एनालिसिस बताएगा कि किस नॉलेज, किस स्किल सेट का, कितना एक्सपीरियंस का आपको लोगों की जरूरत है, और ये भी बताएगा कि इनसे लैटरल और वर्टिकल रिलेशनशिप कैसा रहेगा, मतलब किसकी ये जो रिक्वायरमेंट है, ये जो पोजीशन है, इसका सुपीरियर कौन होगा, इनके कलीग्स कौन होंगे वगैरह पता चलेगा। अब इससे क्या होगा, आप सिस्टमेटिकली प्रमोशन एंड ट्रांसफर पॉलिसी भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। यस मैम। उसके बाद यस नेक्स्ट मैम। है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में तो पहले ही बता दिया कि जॉब एनालिसिस का क्या रोल है। जब तक आप जॉब का ड्यूटी नहीं डिफाइन करोगे तब तक आप वैकेंसी भी नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि आपको वैकेंसी निकालने के लिए आपके पास ये जरूरी है कि आपके पास एक डिटेल स्टडी जॉब एनालिसिस रहे, ताकि आप पता कर सके कि ये काम करने के लिए हमको किस स्पेशलाइजेशन का लोग चाहिए। तो आप लिखेंगे ना कि ये एक्सपीरियंस, ये स्पेशलाइजेशन
ये आईटी या ये बीटेक वाला लोग चाहिए, तो वो कब पता चलेगा? जब आपके पास जॉब एनालिसिस रहेगा। तो रिक्रूटमेंट का पहला स्टेप ही होगा जॉब एनालिसिस। ठीक है। नाउ सिलेक्शन, सिलेक्शन के समय भी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा ये कि कौन से काम करने हैं और कौन से काम किसके द्वारा अच्छे से हो सकते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट द सिलेक्शन, सेलेक्टिंग पर्सन, इट्स सिलेक्शन ऑफ द राइट पर्सन। सही आदमी को सही समय पर चुनाव करने के लिए आपके पास बिफोर हैंड ये नॉलेज रहेगा कि किस तरीके के लोग हमारा काम कर सकेंगे। ठीक है। देखो एग्जाम्पल, इफ ए सुपरवाइजर मैनेजर हैज नॉट क्लियरली आइडेंटिफाइड व्हाट ए क्लर्क इज टू डू, अगर एक सुपर बाजार का मैनेजर ये सही से नहीं समझ पाएगा कि एक क्लर्क को क्या करना है, तो वो जब रिक्रूटमेंट करेगा एक क्लर्क की, तो वो ठीक से उस ह्यूमन मैन पावर का रिसोर्सिंग नहीं कर पाएगा, सही मैन पावर को नहीं ले पाएगा। इट इज डिफिकल्ट टू ascertain if the person selected to a position store items, रन अ कैश रजिस्टर, कीप द अकाउंट्स बुक। अगर किसी आदमी का सिलेक्शन स्टोर पोजिशनिंग के लिए किया गया, उनका सामान को कैसे डिस्प्ले करना है, एज ए स्टोर मैनेजर किया गया है, या फिर स्टोर पोजिशनिंग के लिए किया गया है कि आप सामान को कैसे डिस्प्ले करेंगे, और उनसे बोलेंगे आप उनको काम क्या देंगे, आप उनको आप बोलेंगे बुक ऑफ अकाउंट को देखिए, कैश रजिस्टर को देखिए, तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना, उनसे नहीं हो पाएगा। तो आप एकदम मिलता जुलता परफेक्टली मैचिंग आप प्लेसमेंट कर सके लोगों का, सिलेक्शन कर सके आप लोगों का, इसके लिए जॉब एनालिसिस जरूरी है। जॉब एनालिसिस अभी तक हमने 3 चीज के लिए देखा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग एंड सिलेक्शन के लिए। अब प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन क्या हो गया कि जब आपने सिलेक्शन कर लिया, तो अब आप क्या करोगे, आप उनको ट्रेनिंग दोगे। तो ट्रेनिंग उनको किस चीज पर दोगे, आप उनको ओरिएंटेशन दोगे, आप उनको मिलाओगे उनके डिपार्टमेंट के लोगों से। तो किस डिपार्टमेंट के लोगों से मिलाओगे, जिस डिपार्टमेंट के वो रहेंगे उसी डिपार्टमेंट के लोगों से मिलाओगे, इंट्रोडक्शन करवाओगे, उनमें इंटरेस्ट, एक्टिविटीज और उनके एटीट्यूड के बेसिस पर आप उनको वो पोजीशन ऑफर करोगे ना, जिस पोजीशन के लिए उनको सूट करेगा। तो क्या होता है कि प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का मतलब होता है सिलेक्शन के बाद फाइनल प्लेसमेंट किया जाता है, यानी वहां पर आपको छोड़ा जाता है, वहां पर आपको काम एलोकेट किया जाता है जहां पर आपका मन हो, जहां पे आपको ऑलरेडी आपने पढ़ाई करके आई हो, आपका स्पेशलाइजेशन हो, और जो आपका इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड का एरिया है, उस एरिया में आपको फाइनली वो लोग प्लेस करते हैं। तो कह सकते हैं हम कि वी हैव नाउ प्लेस्ड राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ठीक है ना। इसी तरह इफेक्टिव जॉब ओरिएंटेशन कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड्स ऑफ ईच जॉब। किस उसको क्या ओरिएंटेशन देंगे, क्या बताएंगे, किस काम के बारे में डिटेलिंग करेंगे, तो आपके पास ऑलरेडी जॉब एनालिसिस में मालूम है कि उसको क्या काम करना है, तो आप कर सकते हैं, उसको वो काम में बता सकते हैं। सिमिलरली ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जो भी क्लैरिटी देनी है कि क्या काम करना है इसको, जैसे मान लो किसी को कैशियर का काम करना है, तो उसको कैश को पकड़ने का, कैश को काउंट करने का, कैश हैंडलिंग का पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा। इवन फेक नोट कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे ये ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसको कैसे रजिस्टर करना है ये ट्रेनिंग दिया जाएगा। आप फेक नोट आइडेंटिफाई करके वापस कस्टमर को नहीं दे सकते हैं, उसको बुक करना जरूरी है ताकि उस फेक नोट के बदले जो सही नोट है वो आरबीआई इशू कर सके। समझ में आई? यस मैम। या फिर उसको इकोनॉमी से हटाया जा सके। तो जो भी काम करना उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो ये भी ट्रेनिंग कब पड़े, जब आपके पास जॉब एनालिसिस बना रहेगा ऑलरेडी, तभी आप ये ट्रेनिंग दे सकते हैं। क्लियर? यस मैम। उसके बाद है काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग में क्या होता है, तो मैनेजर को देखो, मैनेजर्स कैन प्रॉपरली काउंसिल एम्प्लॉइज अबाउट देयर करियर्स व्हेन दे अंडरस्टैंड द डिफरेंट जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि मैनेजर का प्रॉपर काउंसलिंग कर सकता है जब उसको क्लियरली पता रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सा काम करने के लिए बचा हुआ है। ठीक है ना, कौन कौन सा काम करना है। अच्छा, और क्या क्या ग्रोथ ऑप्शन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कैसे एक आदमी ग्रो कर सकता है। अगर तो आप क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय को अप्रिसिएट कर सकते हो, उसको बता सकते हैं कि तुम अगर इस तरीके से काम करोगे तो तुम कल को इस पोजीशन पे पहुंच जाओगे, हमारे यहाँ ये पोजीशन पे भी प्रमोशन होता है, इस पोजीशन पे भी प्रमोशन होता है। आप उनको क्या कर सकते हैं, वर्टिकल अपलिफ्टमेंट का रास्ता दिखा सकते हैं। तो मैनेजर के लिए जॉब एनालिसिस अगर उनके पास रहेगा कि जिस पोजीशन पर वो काम कर रहा है और फर्दर जिसके आगे उसको बढ़ना है, इसका अगर उनको नॉलेज रहेगा तो वो आराम से कर सकते हैं। यस मैम। ठीक है। तो ये हो गया आपका काउंसलिंग, मतलब मैनेजर को पता है कि कैसे काउंस, क्योंकि उनको पता है कि आगे जो भी काम करना है, आगे क्या क्या काम करना है उसका वो उनके पास डिटेल है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और क्या क्या काम होता है, और वो काम सब वो कर सकते हैं। ठीक है।
मैम। चलो, अभी काउंसलिंग के बाद है ये एम्प्लॉय सेफ्टी। ठीक है, एम्प्लॉय सेफ्टी कैसे हो सकता है हामिद, थोड़ा सोचो। मैम उसको सही जॉब मतलब जॉब के प्रति उसको सेफ्टी देना, या कुछ कैसे माने कि जॉब जैसे ही एनालिसिस एम्प्लॉय सेफ्टी कैसे इंश्योर कर सकता है? वो मतलब एक अच्छे माने कि पोजीशन में वो सेफ है, मतलब उसका डिमोशन नहीं होगा, किया जाएगा किसी भी हालत पे, और नहीं उसको नहीं, माने ये कि नहीं हुआ। मैं बताती हूँ, ये नहीं हुआ। जैसे कोई केमिस्ट है या कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, किसी को मशीन पे काम करना है, ठीक है ना? तो आपके पास जॉब एनालिसिस है। सपोज करो किसी को, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कुछ किसी हेवी मटेरियल टाइप ऑफ मशीन या उस सेटअप में उसको काम करना है, तो कहाँ कहाँ हैजार्डस, कहाँ कहाँ ज्यादा डैमेज होने के चांसेस हैं, ठीक है ना? आप उनके ओरिएंटेशन में, आप उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान उनको बता सकते हो कि देखो ये सारे पॉइंट है जहां आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना? ऐसे तो पूरे काम पे ध्यान देना है, लेकिन ये सब खतरनाक एरिया है, यहाँ जाए आप जब भी तो आप ये सब प्रिकॉशन ले, ये सूट पहन के जाए, कैप लगा के जाए, ग्लव्स लगा के जाए, होता है ना ये सब? यस मैम। तो आपके पास कब पता रहेगा ये आपको कि इस पोजीशन को यहाँ भी जाना पड़ सकता है? वो कैसे रहेगा? क्योंकि आपके पास डिटेल ड्यूटीज का एक लिस्ट है, यस मैम। ठीक है ना, कि इस पोजीशन पे जो भी आएगा उसको ये करना पड़ेगा। तो आप एडवांस में उनको सेफ्टी का भी ट्रेनिंग दे सकते हैं कि आप ये आपके यूनिफॉर्म्स होंगे, ये आपका ये यूज करना आपके लिए कंपलसरी है। तब क्या हो सकता है, आप अपने एम्प्लॉय को सेव कर सकते हैं उस पोजीशन पे पर होने वाले कुछ खतरनाक मशीनरी या फिर पार्ट से, ठीक है? अच्छा। यस मैम। जो भी अनसेफ प्रैक्टिसेस है उसको रिमूव भी कर सकता है मैनेजर, जब वो स्टडी करेगा कि या अगर मान लो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन वो प्रैक्टिसेस अनसेफ है, वो नहीं होना चाहिए, तो उस प्रैक्टिसेस को भी रिमूव कर सकता है मैनेजर थ्रू जॉब एनालिसिस की। नहीं, इसके बदले में हम इसका ये रिप्लेसमेंट हो सकता है, इसका ये सब्स्टिट्यूट हो सकता है, इस तरीके से भी इस काम को किया जा सकता है। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में जॉब एनालिसिस का क्या सपोर्ट हो सकता है, बताइए कैसे मैम हो वो सकता है, मैं बता दूं। हाँ बोलो, बोलो। जैसे जो एम्प्लॉय जैसा काम कर रहा है, जैसे उसका एबिलिटी है, जो परफॉर्मेंस दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके हिसाब से उसको प्रमोट करना आगे, देखो, ना जहाँ कि कोई। जॉब एनालिसिस में क्या रहता है, जॉब एनालिसिस में रहता है कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है ना? यस तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, और आप यस एक्चुअली क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है? ये तो आपका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड हो रहा है। तो जो जो आपको करना है और जो सब आप कर रहे हैं, उस दोनों के बीच में आसानी से कंपैरिजन निकाला जा सकता है। यस मैम। सपोज करो कि एक दिन में तुमको 4 यूनिट ही या फिर 4 अकाउंट ही खुलवाने हैं, लेकिन तुम्हारा जो एवरेज रिपोर्ट है वो एक दिन में 10 अकाउंट खुलवाने का है, 7 अकाउंट खुलवाने का। दैट मीन्स कि आपका जो भी आपसे एक्सपेक्टेड था, आप उससे बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हुआ ना? यस मैम। तो ये आपके जॉब परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, यस मैम। कर सकता है। ये आपको फिर रेम्यूनरेशन भी दिलाने में काम आएगा, क्योंकि जब आपको पता है कि अच्छा ठीक है, कोई आदमी के लिए 4 है लेकिन वो कितना भी कर रहा है लेकिन उसका एवरेज 2 या 3 का हो रहा है, यानी वो उससे जो एक्सपेक्टेड है वो उससे कहीं नीचे है, ठीक है यस ना? मैम। जॉब एनालिसिस में जो भी उसकी ड्यूटी दी गई वो पूरे ड्यूटी को अच्छे से फुलफिल नहीं कर सकता है, तो आप इस बेसिस पर क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। आप अच्छे एम्प्लॉय, काबिल एम्प्लॉय, और फिर जो एम्प्लॉय बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ नहीं काम कर रहे, उन दोनों के बीच में आप डिफरेंस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जॉब एनालिसिस। क्योंकि जो जॉब एनालिसिस को फुलफिल कर रहा है या एक्सीड कर रहा है, उनमें जो जो काम, अच्छा जॉब एनालिसिस में कोई एक ही काम नहीं होता, जैसे कैशियर का काम सिर्फ कैश लेना और देना ही नहीं होता है, उसके अलावा भी उनके बहुत सारे ड्यूटीज होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, फैक्ट फेक नोट चेक करना, उसको बुक कराना, वहां से बहुत सारे प्रोडक्ट्स या उनका इंफॉर्मेशन देना कस्टमर को, या फिर अकाउंट भी वो खुलवा सकते हैं, बहुत सारे अकाउंट खुलवाना मल्टीपल टास्क होता है। तो क्या आप वो सारा कर पा रहे हैं? आपकी ड्यूटी है, क्योंकि आप काउंटर पे रहेंगे तो कस्टमर सबसे पहले किसके पास जाएगा, आपके पास जाएगा, ठीक है? उसको पैसा निकालना होगा या जमा करना होगा। अगर आपके पास कस्टमर जाता है तो आप क्या करेंगे, तो आप उनको बोलेंगे कि सर हमारा एक नया स्कीम आया है फलाना,
आप वो देखिए, वो बहुत अच्छा स्कीम है। अगर वो इंटरेस्ट दिखाएंगे तो आप उनको मार्केटिंग डिपार्टमेंट की तरफ क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग के किसी आदमी को बुला करके वो उधर आप क्या कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं सेल को। तो ये भी एक जिम्मेदारी हो सकती है। अगर आप ये सारा काम कर लेंगे अच्छे से तो आपको परफॉर्मेंस आपको अप्रेजल आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर मिलेगा, है ना। यस मैम। इसी तरह है जॉब डिजाइन एंड रीडिजाइन। जॉब डिजाइन एंड रीडिजाइन का क्या हुआ, एक बार जब हम समझ लेते हैं प्रॉपरली कि इस पोजीशन में किस तरीके से करना है, क्या काम करना है, या फिर इस पोजीशन में क्या वीक स्पॉट्स है और क्या रेमेडियल स्टेप्स लिए जा सकते हैं। मान लो कि कुछ वीक है, हाँ, जो चीज नहीं होना चाहिए वो काम है, ठीक है ना, कहीं कमजोर कड़ी आपको मिल रहा है, तो उस कमजोर कड़ी को रिमूव करने के लिए क्या क्या रेमेडियल स्टेप्स हो सकते हैं, वो आप स्टेप लेकर के उस अननेसेसरी मूवमेंट को आप रिमूव कर सकते हैं, पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साधारण तरीके से उस प्रोसेस को कैरी आउट किया जा सकता है, ठीक है। एंड देन जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसको जो मॉनिटरिंग है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, उसको भी आप थोड़ा उसके ऊपर भी काम करके उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड वी कैन रीडिजाइन जॉब टू मैच द मेंटल मेकअप ऑफ एम्प्लॉयज। और जो एग्जिस्टिंग जॉब है उसी को क्या करना है, उसी को रीडिजाइन करके आप क्या कर सकते हैं, मतलब उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके, जैसे कि क्या काम करना है, क्या इसकी क्या काम करना है, उसमें जो भी उसमें आपको लूप होल्स मिला है उस लूप होल्स को रिमूव करके रेमेडियल स्टेप्स लेकर के आप उसी जॉब को रीडिजाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द माइंडसेट ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, ठीक है। कई बार नाम बदल दिए जाते हैं ताकि उनको, कई नाम सिंपल रहता है कैशियर और कभी उसको टेलर कर देता है, प्रोबेशन ऑफिसर कर देता है, डिप्टी मैनेजर कर देता है, कुछ भी नाम दे देता है ताकि वो क्या था, रीडिजाइनिंग हो गया, ठीक है ना, नाम का कम से कम चेंजिंग हो गया, ये भी होता है। एंड फाइनली जो यूज है जॉब एनालिसिस का वो क्या होता है, रीडिजाइन। जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन मतलब यू हैव टू इवैल्यूएट द जॉब, द रिलेटिव वैल्यू ऑफ द जॉब, वर्थ ऑफ द जॉब, और जो क्राइटेरिया है, जो डिग्री है, कितना डिफिकल्ट है टास्क या कितना आसान है ये काम, कितना कितना किस तरीके का काम किया गया, क्या स्किल एंड नॉलेज जरूरी है इस काम को करने के लिए, ये सब आपको पता चलता है। एंड दस आपको पता चलता है कि अगर ये जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिस्की है, तो उस काम को करने वाले लोगों का वेजेज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत डेंजरस काम है और या फिर वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, अगर थोड़ा सा भी गलती हुआ तो कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके के काम करने वाले लोग को क्या होगा, सैलरी आप ज्यादा देंगे, आप रेम्यूनरेशन या फिर उनको मोटिवेट करते रहेंगे, तभी जो वो जाकर के 100% दे पाएंगे, अदरवाइज वो छोड़ देंगे। और अगर वो काम ठीक से नहीं करेंगे तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के अचीवमेंट ऑफ द गोल पे, राइट। ये सारे हो गए आपके यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस। कुछ हम लोगों ने इसमें कुछ 10 मेरे ख्याल से है पॉइंट्स, है ना, कुछ ऑल टुगेदर हमने 10 पॉइंट्स पढ़ा है इसके अंदर, क्या क्या यूज है। राइट फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, उसके बाद रिक्रूटमेंट, उसके बाद सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, फिर काउंसलिंग ऑफ द एम्प्लॉयज, काउंसलिंग ऑफ द पीपल जिनको लग रहा है कि इसमें कोई ग्रोथ का ऑप्शन नहीं है, मैं निकल जाऊं, काम करने में नहीं मन लग रहा है या डीमोटिवेटेड है, उनको आप काउंसलिंग करके इम्प्रूवमेंट के ऑप्शंस बता सकते हैं ताकि वो फिर से काम में लग जाए और काम करने के बाद भी सोचे। एम्प्लॉय सेफ्टी कैसे है, वो पता प्रैक्टिस करवाना, वो जगह माने कि उस पर बार बार जो डेंजर जगह है उस पर प्रैक्टिस करवाना, उनको बता देना कि काउंसलिंग ये करो, हाँ बिल्कुल, कि यहाँ पे आपको क्या करना है, किस तरीके के करना आप मेजर्स लीजिएगा तो आपका जो ये होगा, आप सेफ जोन में रहिएगा, ये चीज अनसेफ है यहाँ पे, और इन सब चीजों को कैसे आप सेफ करते हैं, और जो अनसेफ प्रैक्टिस है मैनेजर उसको रिमूव भी कर सकता है। बहुत सारे अनसेफ प्रैक्टिसेस को रिमूव किया गया है ऑर्गेनाइजेशन में, जो चीज सेफ नहीं रहता है काम करने वाले को, खासकर वो जो इलेक्ट्रिशियंस हैं, जो केमिस्ट हैं, जो इस तरीके के हजारदस जगहों पे काम करते हैं जिसके केमिकल का असर उनके हेल्थ पे हो सकता है, या फिर उनके अगर वो इलेक्ट्रिशियन है तो करंट लगने का डर हो सकता है, तो इन सब चीजों से उनको बचाते हुए काम करवाना है। एंड देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, मैंने बताया ही था, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, जो आपका दिया गया है उससे आपका कंपैरिजन होगा, एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, अगर आप ज्यादा कर रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं, आपका इंक्रीमेंट होगा, ग्रोथ होगा, अगर आप उसमें किसी तरह की कमी आई है तो वो क्या कर सकते हैं,
अप्रेजल के बाद अगर उसमें कमी आ गई, आपके परफॉर्मेंस में कमी आ गई, तो क्या हो जाएगा, आपका रुक भी सकता है, बोनस रुक सकता है, एडवांसमेंट रुक सकता है, राइट। यस मैम। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का बेसिस क्रिएट करता है ये। एंड देन डिजाइन रिडिजाइन, हम लोगों ने देखा है कि जो जॉब है, ट्रेडिशनल जॉब है, अगर उसमें कुछ वीक पॉइंट है, अगर वो आज के लिए ऑब्सोलीट है, वो आज के लिए वो वाला काम का तरीका सही नहीं रखते, तो आप क्या कर सकते हैं, इंटरनली कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, यस मैम। उसको रीडिजाइन करके उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू माइंडसेट ऑफ द पीपल। एंड देन जॉब इवैल्यूएशन, फाइनली उस जॉब को इवैल्यूएट करना, ठीक है। यस मैम। ओके, अब हमारा इसके बाद जो होगा वो होगा कि हमको क्यों करना चाहिए जॉब एनालिसिस। तो हमने क्यों करना चाहिए, हमने देखा ही, क्योंकि हमारे पास एडवांस में पता चल सके कि हम किस तरीके के लोगों का रिक्रूटमेंट करेंगे, तो हम मैन पावर प्लानिंग ठीक से कर सके, रिक्रूटमेंट ठीक से कर सके, अगर इंटरनल प्रमोशन या ग्रोथ करना है तो वो हम सही समय पर कर सके, यानी कहीं भी वैकेंसी खाली नहीं हो, राइट। प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस क्या हो सकता है, क्या हो सकता है प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस में मेनली जो स्टेप्स है वो 5 है, ठीक है ना। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। आपको जॉब एनालाइज करने से पहले क्या एनालाइज करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करना पड़ेगा। मैम स्क्रीन नहीं आ रहा वो वाला। अरे वो इसमें अपडेटेड नहीं है, आबिद, हामिद, हाँ। ठीक है ना। यस। ओके, तो मैं अपडेटेड करके आपको भेज दूंगी, मैं अभी, आप समझ लीजिए कि क्या क्या हो यस सकता है उसके लिए। एक मिनट, उसमें अपडेटेड नहीं है तो वो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या हो सकता है उसमें। सब मैं बता देती हूँ कि क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है जब हम जॉब एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस मतलब ऑर्गेनाइजेशन में क्या कमी है, क्या माने कि ग्रोथ रेट चल रहा है, टर्नओवर कितना है, और ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सा काम है और ये काम किस किस और पोजीशन से लिंक्ड है, ठीक है ना। ये सब आपको ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस में करना पड़ेगा कि कितने पोजीशन से असिस्टेंट मैनेजर अगर आएगा किसी डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो उसको और किस किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड रहना पड़ेगा, क्या उसका अपना वर्टिकल फ्लो होगा, क्या उसका लैटरल लिंकेज होगा उस पोजीशन का, ये सब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में। और उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, कि किस तरीके से ये पोजीशन कंट्रीब्यूट करेगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो आपको इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का हेल्प लेना पड़ सकता है, जो एक चार्ट होता है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होता है, एक तरीके का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट पोजीशन या डेजिग्नेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये पोजीशन के लिए अगर रिक्रूटमेंट करना है तो इसके ऊपर कौन है, इसके नीचे कौन है। आप नाम भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप रैंक या पोजीशन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यस मैम। सेकेंड है, हाँ, सेकेंड उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन टू बी एनालाइज्ड। अब आपने जब ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज कर लिया तो अब आप ढूंढिए कि कौन कौन से पोजीशन है, कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन है जिसको अब एनालाइज करना जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप पूरे सारे ऑर्गेनाइज में जितने जॉब है सारे जॉब को आपने क्या क्या एनालाइज कर लिया, ठीक है। यस मैम। जितने जॉब है सब जॉब का एनालिसिस कर पाना मुश्किल होता है। सबसे पहले क्या होगा, सैंपल जॉब्स, ठीक है ना, कुछ सैंपल जॉब्स लिए जाएंगे एक डिपार्टमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट का सैंपल के तौर पर, और आप उसका एनालिसिस करिए। उसके एनालिसिस के बेसिस पर आपको बाकी सारे जॉब्स की रिक्वायरमेंट या उनकी जो इफिशियंसी होना चाहिए या उनकी क्या ड्यूटीज होगी वो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। यस मैम। समझ में आ गया सेकंड ग्रुप, सेकंड पॉइंट पर ये, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस, ठीक है। थर्ड आपका पॉइंट होगा वो होगा कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डेटा। जॉब एनालिसिस के लिए आपको क्या करना है, डेटा को कलेक्ट करना है, राइट। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा को कलेक्ट करना है। ये डेटा कैसे कलेक्ट होगा, ये स्टेप बाय स्टेप होगा। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब को पहले आप आइडेंटिफाई करेगा, इसके लिए रिक्वायर्ड बिहेवियर कैसा होना चाहिए, पर्सनल का क्वालिफिकेशंस कैसा होना चाहिए, जॉब कैसे इफेक्टिवली किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, ये आप पहले
लिस्टिंग कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिससे आप ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो सोर्स ऑफ कलेक्शन जो होना चाहिए वो रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, यस वो मैम। बिल्कुल भरोसेमंद होना चाहिए, नहीं तो आपका इतना सारा सब काम किया हुआ बर्बाद हो जाएगा अगर आप, इफ यू डोंट कलेक्ट योर डेटा फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेस। तो ऑर्गेनाइजेशन में वैसे लोग जो फॉर्मल पोजीशंस पे हैं, जो आपको उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, उनसे आप पता कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। उनसे आप एक डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। ओके, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है कि ये जो स्टेप है, इस स्टेप में आपको क्या करना है, डिस्क्राइबिंग द कंटेंट्स ऑफ द जॉब इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑपरेशंस। आपको क्या करना है, जो उस पोजीशन पे काम करना, उस काम को क्या करना, उस फंक्शन को क्या करना है, उस फंक्शन के लिए जो ड्यूटीज है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो ऑपरेशन है, जो काम करना पड़ेगा, जो एक्टिविटीज है, उसको लिस्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। जॉब होल्डर को the job holder is required to discharge the duties and responsibilities and perform the operations listed in the job description. क्या करना पड़ेगा ब्रांच हेड को, जितने उनके अंदर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड है, जितना उनके अंदर ऑपरेशंस यानी एक्टिविटीज की ये काम आपको करना है, वो सारे ड्यूटीज का निर्वहन करना पड़ेगा जब आप एक बार उस पोजीशन के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तब। राइट, एंड देन फाइनली स्पेसिफिकेशंस। तो फाइनल स्टेप में आता है प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस में मैंने बोला कि दो चीज होता है इंपॉर्टेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जिसमें डिस्क्रिप्शन बोलता है कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एक्टिविटीज क्या करनी पड़ेगी, एंड स्पेसिफिकेशन बोलता है कि उस एक्टिविटीज को करने के लिए आपके पास क्या क्या स्किल सेट होना चाहिए, क्या टैलेंट या क्या एलिजिबिलिटी या क्या एज ग्रुप होना चाहिए आपका, किस तरीके का आपका प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए जिससे आप इस काम को आसानी से कर पाएंगे। दिस बिकम्स जॉब स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, और ये दोनों मिल करके फिर जॉब एनालिसिस होता है। तो इसमें जो प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस हमने पढ़ा है, इसमें भी 5 पॉइंट्स है। सबसे पहले क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करो कि पूरा जॉब को रीड कर पाना नहीं हो सकता है, तो आप जो लिंकेज है उस जॉब का, जिसके लिए आप हायरिंग करेंगे, वो कैसे कैसे कनेक्टेड है दूसरे ब्रांचेस से, दूसरे डिपार्टमेंट से, उसी डिपार्टमेंट के अलग अलग पोजीशन से, इसको आप एनालाइज करो। ये कैसे कंट्रीब्यूट करेगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में, इसको आइडेंटिफाई करोगे। जब ये सारे आइडेंटिफिकेशन आप हो जाएगा तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, इस तरीके के लोगों को हायर करने का, वो पर्पस आपको क्लियर होगा। ठीक है, देन हाँ, उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन। सारे पोजीशन का नहीं भी कर पाते हैं अगर हम, तो एक रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन, ठीक है ना, स्टोर मैनेजर हो गया, स्टोर इंचार्ज हो गया, ऐसे कुछ एक पोजीशंस जो काफी मेन है, और इनके नीचे एक आध रहेंगे क्लर्क, इसके ऊपर एक दो रहेंगे बॉस, जो भी रहेंगे एरिया इंचार्ज रहेंगे। तो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि पूरे के पूरे जॉब को एनालाइज कर पाना नहीं है, तो जो एक दो की पोजीशंस होते हैं ना, मैम, जो हर डिपार्टमेंट के की पोजीशन है, रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन है, आप उनका डिटेल में स्टडी कर लीजिए। ठीक है ना, उनको क्या क्या करना पड़ा। अगर आप उनके लिए किसी असिस्टेंट को, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर को अगर हायर कर रहे हैं, तो आप समझ लेंगे कि स्टोर मैनेजर का जो काम होगा वो थोड़ा थोड़ा असिस्टेंट स्टोर मैनेजर के हिस्से में भी जरूर जाएगी। तो वो वहां से आप डिराइव कर सकते हैं कि जो अगर की एलिमेंट्स को ये काम करना है, तो उनके सपोर्टिंग जो रहेंगे एम्प्लॉय, उनको क्या क्या करना पड़ेगा, ये पता चल जाएगा। उसके बाद आप डेटा कलेक्ट करेंगे। ये डेटा कलेक्शन में आपको क्या क्या कलेक्ट करना पड़ेगा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब, यानी जॉब का कैरेक्टर किस तरीके का होगा, हैजार्डस होगा, सेफ्टी होगा, बहुत चैलेंजिंग होगा, बहुत ज्यादा बाहर जाना पड़ेगा, ऑफिस सेटिंग वाला काम होगा, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, इस काम को करने के लिए बिहेवियर कैसा चाहिए, क्योंकि अगर आप फ्रंट ऑफिस में हो, फ्रंट डेस्क पे बैठे हो, तो आपको बहुत पोलाइट होना चाहिए, बहुत पेशेंस होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप जो फर्स्ट हैंड जो इंक्वायरी आती है, आप उसको क्या कर सके, सही तरीके से आप सॉर्ट आउट कर सके, सॉल्व कर सके। पर्सनल क्वालिफिकेशन चाहिए उस काम को करने के लिए। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, डिग्री, MBA, जो भी है, इंजीनियरिंग, वो आपको पता करना पड़ेगा कि डिग्री क्या होना चाहिए। इतना सब कुछ पता रहेगा तो यू कैन इफेक्टिवली कैरी आउट द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। ठीक है, एंड देन फाइनली जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब
स्पेसिफिकेशन। अभी तक कुछ नहीं समझ में आया तो बोलो। नो मैम, नेक्स्ट हम ऐसा लोग तो नहीं। पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा फॉर जॉब एनालिसिस। जो अभी हमने बोला ना, कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डेटा, एनालिसिस। थर्ड पॉइंट। हाँ, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे कि किस किस मेथड से हम ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि एक थोड़ा लंबा है ये, अभी खत्म हो नहीं पाएगा तो शुरू करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बहुत जॉब परफॉर्मेंस के बेसिस पे, पर्सनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू, क्रिटिकल इंसिडेंट्स के थ्रू, हम बहुत सारे थ्रू, हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं डेटा कलेक्ट करने के। ठीक है हामिद? यस मैम। चलो, रोल नंबर 2 है ना आज, तो बाकी कोई स्टूडेंट आए नहीं है। ये लोग कहाँ चले यस। गए? लॉकडाउन में घर में ही है ना? यस मैम। ओके, ठीक है। तो मैं अटेंडेंस बना दूंगी, ये तो एक ही स्टूडेंट है इसलिए मुझे कुछ याद नहीं रखता। आई विल अपडेट इट, एंड टुमारो हमारा क्लास नहीं है ना, डे आफ्टर टुमारो विल स्टार्ट यस मैम। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग जॉब एनालिसिस डेटा। ठीक है? यस मैम। ओके, आपके पास बुक है हामिद? नो मैम। अच्छा ठीक है, फिर मैं जो पीडीएफ प्रोवाइड कराती हूँ तुम्हारे बुक का हिस्सा है, यस। तो जब तक नहीं है तब तक आप उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक यस। है? ओके, थैंक यू मैम। वेलकम।